प्रणाम मेरे साथियों। आशा उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम बढ़िया होंगे मित्र। जो मेरे भाई बहन रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताना चाहता हूं मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के, हालांकि दो सेशन बनाऊंगा, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का, एक इंडियन ज्योग्राफी का। आज जो देखने के लिए जा रहे हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के मित्र आपके लिए मैंने 100 वो एमसीक्यू शामिल किए हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ये एनटीपीसी के लिए सेशन इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, लेकिन भारतवर्ष का आप कोई भी एग्जाम देते हैं, मेरा दावा है मित्र, आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे इस सेशन से। एनटीपीसी मिलेंगे, लेकिन हर प्रतियोगी परीक्षा में आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे मित्र। आपको पता है आज का समय कैसा है, कंपटीशन का युग है मित्र। बात पे गौर करिए, जो शुरुआत में मैं कहने के लिए जा रहा हूं, आज का समय है कंपटीशन का युग है। और एक क्वेश्चन की मित्र इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि एक क्वेश्चन के पीछे हजारों विद्यार्थी पीछे हो जाते हैं। मैं आपसे 3 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चन की मित्र। अगर आपको मेरे सेशन से 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आप सोच लीजिए, हो सकता है अगर ईश्वर की कृपा रही तो आपका इन्हीं क्वेश्चन पर जो आज मैं पढ़ाऊंगा 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, आपका सिलेक्शन निर्भर हो मित्र, जिससे आपके घर में खुशियां आए, आपको नौकरी मिले, आपका जीवन कुशल मंगल हो मित्र। तो मित्र मैं फिर भी कहूंगा, भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देते हैं सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोटी सी गुजारिश मैं पहले कर लेता हूं आप लोगों से, यदि मेरे भाई जो सेशन इसको देख रहे हैं वो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। बीच में स्किप करेंगे वो खुद जिम्मेदार होंगे, इसलिए मैं शुरू से ही कह के चल रहा हूं, आप सेशन पूरा देखें, बेहतर तरह देखें, और जो क्वेश्चन नहीं आए कमेंट्स करें, मैं उसका आंसर और बताऊंगा, बेहतर तरीके से बताऊंगा। सेशन में जो मुझे महत्वपूर्ण लगेगा उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा, और जो महत्वपूर्ण नहीं लेगा उसे का कम एक्सप्लेनेशन करूंगा, सीधा आंसर बताते हुए निकल जाऊंगा बच्चों। लेकिन मेरे भाई अगर इस भाई के लिए कुछ कर सकते हो तो एक बात याद रखना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जो क्वेश्चन सेशन को देख रहे हैं, क्वेश्चन बताएं कि सूर्य का मुख्य घटक क्या है। वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में 100 आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे मित्र। बताइए सूर्य का मुख्य घटक क्या है। क्या ऑक्सीजन है? क्या ऑक्सीजन है, या हीलियम है, हाइड्रोजन है, या मीथेन है? बताएं, मेरा शेर कोई बता सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो सभी को पता है सूर्य में जो चमकता है, जो एनर्जी निकलती है, अपार ऊर्जा निकलती है, वो ध्यान रखना नाभिकीय संलयन विधि द्वारा, नाभिकीय संलयन विधि द्वारा क्या निकलती है? सूर्य चमकता है, अपार ऊर्जा इसमें से निकलती है, अपार ऊर्जा निकलती है। और एक बात याद रखना, इसमें हाइड्रोजन की 2 परमाणु मिलकर के एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। किसका? हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं, इससे अपार ऊर्जा निकलती है। तो बताइए मित्र इसमें सबसे ज्यादा क्या है? तो आपको समझ गए होंगे क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन मित्र जिसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन। ईंधन अगर पूछा जाए मतलब किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, तो बताएंगे हाइड्रोजन को कहा जाता है। किसको? इसके बाद एक बात और याद रखना, अगर पूछा जाए कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है, अगर क्वेश्चन मेरे दोस्त पूछा जाता है, मेरे भाई बहन पूछा जाता है कि ये बताएं कि मतलब ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सी गैस की अधिकता है, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस है, इसकी ब्रह्मांड में क्या है बच्चों? सर्वाधिक अधिकता है बच्चों, ठीक है। बट सूर्य का मुख्य घटक क्या है? तो हाइड्रोजन है। क्या है बच्चों? हाइड्रोजन है। दूसरा मुख्य घटक क्या है? तो बताएंगे हीलियम है। कौन सा? हीलियम है, आप लोग याद रखो। बट इस क्वेश्चन का मेरे साथी आंसर क्या है? तीसरा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताएं मित्र, बेहतरीन क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? जैसे ये सूर्य है, ये सन है बच्चों, और ये आपकी अर्थ है, इसका प्रकाश यहां तक आने में कितना समय लगता है?
लेकिन इस बीच में आपको एक बात और बताऊं, ये मून है बच्चों। क्या है? मून मतलब चंद्रमा। सूर्य का प्रकाश है वो इसी तरीके से जाता है, पूरे ब्रह्मांड में इस तरह फैला हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में इस तरह फैला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आता है, इस तरीके से, इस तरीके से। आप मुझे बताएं कि सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताएंगे, जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचता है इस तरीके से, उसके बाद रिफ्लेक्शन करके पृथ्वी पर इस तरह आता है, ये कितनी देर में आ जाता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ध्यान रखिए, चंद्रमा वाला समय मित्र वो 1 मिनट 30 सेकंड के समथिंग है। 1 मिनट 30 सेकंड में क्या होता है? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है, ये अपने अर्थ तक आ जाता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन आपके सामने 6.411 मिनट्स, या 4.311 मिनट, 2.411 मिनट, या 8.311 मिनट्स। तो यहां रखना 8 मिनट 3 सेकंड, कुछ ऐसी इस तरीके से लगती हैं। ठीक है, लेकिन आप मोटा मोटा याद रखेंगे 8 मिनट 16 सेकंड लिखा होगा या 18 सेकंड लिखा होगा बच्चों का समय लगता है। कितना? 8 मिनट 18 सेकंड या 16 सेकंड का समय लगता है। तो ये जो प्रकाश है वो कितनी देर में आ जाता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड। इसलिए इसके हम ऑप्शन नंबर 4 पर जाएंगे बच्चों। किस पर? 4 पर जाएंगे। आगे चलिएगा, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। बताइए मित्र, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह इसमें से कौन सा है? जैसे आपको पता है सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, आप बेहतर तरह जानते हैं सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, बताएं मेरे भाई। तो सौर मंडल है, इसमें कितने ग्रह हैं? ग्रह कितने हैं? तो आप बताइए सर, इस समय 8 ग्रह हैं, पहले 9 हुआ करते थे, एक हटा दिया गया है। पूछा गया है इसमें से सबसे कैसा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्या बुध है, शुक्र है, मंगल है, या वरुण है? ठीक है, मंगल ग्रह को आप पता है सभी लोग लाल ग्रह कहते हैं, सभी भाइयों को पता होगा कैसा ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहां इस ग्रह का जो अर्थ है उसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। वरुण ग्रह है बच्चों, इसे हरा ग्रह कहते हैं। बुध ग्रह है, बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। लेकिन जो शुक्र ग्रह है बच्चों, कौन सा? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को बच्चों ध्यान रखना, यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। शुक्र ग्रह यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। इसे शाम का तारा या भोर का तारा, भोर का तारा भी बच्चों इसे कहते हैं। इस ग्रह को, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा बहन भी कहते हैं मित्रों। ये फैक्ट है, कुछ आप लोग अलग से नोट कर लेना बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। वर्तमान में यह वैज्ञानिकों के अनुसार अपनी पृथ्वी की आनुमानिक आयु कितनी है? अपनी जो अर्थ है बच्चों, पृथ्वी है, इसकी उम्र कितनी है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछा जाता है तो आप एक आंकड़ा याद रखेंगे, इस वाले को, तीसरे वाले को, तीसरे वाले आंकड़ा को आप लोग याद रखेंगे और काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 4.5 करोड़, मतलब 4,50,00,000, 4,50,00,000 का आप लोग आंकड़ा याद रखेंगे। इतनी पुरानी है बच्चों अपनी पृथ्वी। ठीक है, इतनी पुरानी है अपनी पृथ्वी, वैज्ञानिकों के अनुसार इतनी 4.5 करोड़ की समथिंग अपनी पृथ्वी पुरानी है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मित्र बताएं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? आपने देखा होगा पृथ्वी का चुंबकीय एरिया होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? क्या समुद्र में ज्वार भाटा उससे उत्पन्न होता है?
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या उससे समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, या फिर पृथ्वी पर जीवन के लिए एक ऊर्जा का स्रोत प्रदान करता है? कभी आपने देखा है आपको जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे ही आपको जीवन मिल रहा हो? ऐसा क्या संभव है? या फिर पृथ्वी को सौर वायु या ब्रह्मांड से विकिरण से बचाता है, या फिर पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करता है? बताएं इसमें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखना, जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो पृथ्वी को सौर वायु, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती हैं या जो ब्रह्मांडीय विकिरण होता है उससे क्या करता है? पृथ्वी को बचाता है बच्चों। क्या करता है? पृथ्वी को बचाता है। इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कैसा है? तीसरा ऑप्शन मेरे साथी बिल्कुल सही है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा इसमें यह गया है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? बताएं बेट, हमारा सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है, उसमें सबसे निकटतम तारा कौन सा है? छठवां क्वेश्चन है मित्र, बताएं। क्या अल्फा सेंचुरी है, या बीटा सेंचुरी है, या प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, या बनाट सेंचुरी है? बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ईमानदारी से, अगर आप पेपर लगा रहे हैं, आपका एग्जाम नजदीक है, तो बिल्कुल भी आप चीटिंग नहीं करेंगे और मुझे रियल तरीके से, वास्तविक तरीके से कमेंट्स करके बताएंगे कि पवन सर छठवें क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, आप मुझे बताएंगे। बट इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर कौन सा है? तीसरा सही है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यह हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम बच्चों क्या है? तारा है। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन बताएं, क्या ध्रुव तारा, नाम सुना आपने? ध्रुव तारा, ध्रुव तारा है, क्या हमारे सौरमंडल का पार्ट है? किसका? सौरमंडल का। क्या सौरमंडल का भाग है या नहीं, ये बताइए। क्या सौरमंडल का भाग है या नहीं, आप मुझे बताएंगे। लेकिन जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है यह हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है बच्चों, ठीक है? कैसा है? सबसे निकटतम तारा है। अगर इसकी दूरी की बात की जाए कि सूर्य से ये कितना दूर है, तो ध्यान रखना, सूर्य से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष सूर्य से बच्चों क्या है? दूर है। कितना? 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। और ये सौरमंडल के सबसे निकटतम तारा है। अगर दूसरे की बात की जाए, पहला तो ये हो गया, अगर दूसरे की बात की जाए कि दूसरा सौरमंडल के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो उसको भी नोट कर लीजिए, उसका नाम क्या है? साइरस। क्या नाम मित्र? साइरस है उसका नाम। दूसरा निकटतम तारा कौन सा नाम बच्चों? साइरस। नाम याद रखेंगे, साइरस। कौन सा है? साइरस है। तो दूसरा निकटतम तारा है, जिसे हम लोग डॉग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉग स्टार। क्या कहते हैं इसे? डॉग स्टार के नाम से इसे जानते हैं। क्लियर हुआ? पहला कौन सा हुआ? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हो सकता है इन फ्यूचर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरा निकटतम तारा सौरमंडल कौन सा है, तो बताएंगे साइरस या डॉग स्टार। बात एक ही है बच्चों। उम्मीद है ये बातें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? अगला क्वेश्चन ये कहता है, आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? सबसे बड़ा जो तारामंडल है मित्र, वो किसे माना जाता है? बताइए। क्या डोरोडो को, या क्रस को, या हाइड्रा को, या एंटिला को? बताएं। सातवां क्वेश्चन, सबसे बड़ा तारामंडल किसे कहा जाता है? इसका नाम सुना है आपने? जल सर्प का। जल सर्प का आपने नाम सुना है? जल सर्प, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रा। क्या कहते हैं? हाइड्रा कहते हैं। तो सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना, किसको माना जाता है? हाइड्रा को माना जाता है बच्चों। अगर कहीं कहीं पर आपको हाइड्रा न लिखा हो तो आप कंफ्यूजन न हो, जल सर्प इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जल सर्प। इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन बताएं, सौरमंडल में ग्रहों के अनुसार बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो एक बार इसे देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग दूरी के क्रम में एक बार देख लेते हैं बच्चों। ये हमारा सूर्य है, मानो ये हमारे सूर्य भगवान है। ये हमारे सूर्य भगवान है, सन। इसके निकट तो कौन सा है? सबसे पास कौन सा है? बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह। बताइए बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? कमेंट्स में मत बताइए मुझे, बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं, कोई भाई बताइए। उसके बाद दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह भाई। कौन सा है? शुक्र।
शुक्र के भी बताइए, शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं। उसका पृथ्वी है बच्चों अपनी, कौन सी पृथ्वी, ये अपनी अर्थ है। पृथ्वी के बाद कौन सा है, मंगल है, मंगल। मंगल के बाद कौन सा है, बृहस्पति है, जिसे जुपिटर कहते हैं। मंगल बृहस्पति पे, उसके बाद शनि ग्रह है, शनि ग्रह सैटर्न। फिर अरुण है, उसके बाद वरुण है मित्र। 8 ग्रह हुए आपके, एक बुध, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ग्रह हो गए बच्चों। पूछा क्या है, बुध और पृथ्वी के बीच में, किसके, बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है, ये पूछा गया है। तो बुध ये रहा और पृथ्वी ये रही, इसके बीच में कौन सा ग्रह, कोई भाई बता सकता है। अब तो बता सकते हैं, शुक्र ग्रह। कौन सा, शुक्र ग्रह। बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह है, तो ध्यान रखना शुक्र ग्रह है। एक बात और बता दूं, जो बुध ग्रह बच्चों, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह, इसके भी कोई उपग्रह नहीं है, क्योंकि ये दोनों कहते हैं तो अनमैरिड पर्सन है, इन्होंने शादी नहीं की तो बच्चे कहां से हो जाएंगे भाई। तो बुध ग्रह है, इसके कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह है, इसके उपग्रह नहीं, पृथ्वी है। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह चंद्रमा, और मंगल, मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डोबोस बच्चों। ठीक है, आगे मैं बताता रहूंगा। एक बात और मेरी तरफ से आप लोग याद रख लेना, एक बात मेरी तरफ से और याद रख लेना मित्र, ये जो 4 ग्रह हैं, कौन कौन से, ये वाले, ये वाले, मतलब बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनको बच्चों आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। कौन सा, पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह। पूछा जाए आंतरिक ग्रह कौन कौन से, तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। या पार्थिव ग्रह कौन कौन से, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। बट जो शेष ग्रह हैं, ये वाले, कौन से वाले, ये वाले, इसमें आप पाएंगे बृहस्पति से लेकर के अरुण तक, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें ग्रह ग्रह कहा जाता है। या इसके बाद गैसीय ग्रह भी कहते हैं, गैसीय ग्रह भी कहते हैं मित्र, आप लोग याद रखना। किसको, बृहस्पति को, शनि को, अरुण को और वरुण को। बट इस क्वेश्चन का, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा था, वो दूसरा था बच्चों। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आपके। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं, आपकी स्क्रीन पर है, बताने का प्रयास करें जबरदस्त तरीके से। सूर्य के सबसे बाहरी भाग डॉट डॉट को कहा जाता है, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जाता है, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है सूर्य का, जिसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये पार्ट होता है ये वाला, इससे हम लोग कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। उसके बाद इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसे फोटोस्फीयर कहते हैं, फोटोस्फीयर। और जो तीसरा वाला ये वाला पार्ट है, इसे क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, इसको क्रोमोस्फीयर बोलते हैं बच्चों। बट इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान कौन सा पार्ट देखा जा सकता है, तो ध्यान रखना कोरोना को देखा जा सकता है। कैसे, कोरोना को देख सकते, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है उस समय कोरोना को बच्चों क्या जा सकता है, देखा जा सकता है। इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन, ये तो हालांकि क्वेश्चन बता ही चुका हूं मैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष के किस दिन पृथ्वी जैसे अपसौर नामक स्थिति में सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर होती है। मतलब किस दिन जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे दूरी पर होती है। देखो ध्यान दीजिए, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो आप ये सोचें कि वो एक निश्चित दिशा में एक ही मतलब राउंड पर घूमती हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी कभी कभी सूर्य के नजदीक जाती है वर्ष में, और कभी कभी वर्ष में क्या होता है, सबसे दूर चली जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, एक फिगर के द्वारा। जैसे हमारा ये सूर्य है बच्चों, ये सूर्य है,
ये सन है, सूर्य है, समझने की प्रयास करिए। और ये अपनी पृथ्वी है, ये दूर वाली स्थिति है और ये निकट वाली स्थिति है, निकट वाली स्थिति है, ठीक है। ये अर्थ है अपनी और ये भी अर्थ है, समझिए बातों को। और ये इस तरीके से राउंड लगाती है, इस तरीके से पश्चिम से पूर्व घूमती है। तो एक कंडीशन ऐसी होती है जो सबसे नजदीक होती है, आपको दिख भी रहा होगा, ये सूर्य के क्या है, निकट है। क्या बच्चों, निकट है। सूर्य के क्या है, ये निकट है। जब ये निकट होती है, और निकट कब होती है सूर्य के, तो ध्यान रखना ये निकट होती है 3 जनवरी को। हालांकि भारत में उस समय भीषण क्या ठंड पड़ रही होती है, आपको फील नहीं होता, लेकिन ऐसी कंडीशन में है, क्योंकि भारत जो होता है उसके बिल्कुल अपोजिट होता है। बट ये 3 जनवरी को सूर्य के सबसे निकट होती है। इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को उपसौर कहते हैं मेरे भाई, उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और जब ये अधिकतम दूरी पर होती है, इस तरीके से अधिकतम दूरी पर होती है, अधिकतम दूरी दूरी पर होती है। और ये कब होती है, तो ध्यान रखना 4 जुलाई को होती है। कब होती है, 4 जुलाई को। इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसौर। क्या कहते हैं मित्र, अपसौर कहते हैं। तो ध्यान रखना उपसौर क्या है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को, उस घटना को उपसौर कहते हैं। लेकिन जब ये 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी पर होती है, उस घटना को क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं मेरे भाई। तो ये घटना कब घटती है, 4 जुलाई को। यही पूछा गया है इसमें, यही पूछा गया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मित्र। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया पृथ्वी का औसतम तापमान क्या है। पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है, औसत तापमान है, वो कितना है, औसत तापमान कितना है, ये पूछा गया है। वैसे पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है पृथ्वी का, वो 15 सेंटीग्रेड के समथिंग होता है। लेकिन 15 सेंटीग्रेड बच्चों इसमें क्या ऑप्शन में है ही नहीं है, बट इसमें क्या है, 16। इसलिए हम बी ऑप्शन को मानेंगे, दूसरे ऑप्शन को मानेंगे, क्योंकि इसमें 16 डिग्री 15 सेंटीग्रेड के लगभग समथिंग समान दिया गया है, बराबर के समथिंग दिया गया है। लेकिन हमारे पृथ्वी का बच्चों क्या है, टेम्परेचर क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। बता सकते हैं वृद्धि क्यों हो रही है तापमान में, तो ध्यान रखना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वैश्विक तापन की वजह से, वैश्विक तापन की वजह से। वैश्विक तापन में मोस्टली एक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसकी वजह से बच्चों क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो तापमान है उसकी वजह से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। वैसे एवरेज जो पृथ्वी का तापमान है वो कितना है, 15 सेंटीग्रेड के समथिंग है, आप लोग याद रखें, ठीक है। इसलिए दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पूछा गया है आपसे 1877 मतलब 1877 में अमेरिकी खगोल शास्त्री आसफ हॉल द्वारा खोजे गए मंगल की परिक्रमा करने वाले 2 छोटे छोटे चंद्रमाओं के नाम बताइए। ये बात कब की है, 1877 की बात है। तो बताइए मंगल के कौन से 2 उपग्रह, मैंने आपको इसी सेशन में जस्ट आपको बताया है, क्या मिरांडा और टाइटन है, या फिर फोबोस और डीमोस हैं, या फिर कैर्न्यूओर्स और ड्रिसरोमिनिया है, या एस्ट्रोसेलेंस या टाइटन है। मित्र बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। मंगल के कितने उपग्रह, पहली बात क्वेश्चन बन सकता है कि मंगल के कितने उपग्रह, तो मेरे दोस्त याद रखना 2 उपग्रह हैं। कौन से हैं, एक का नाम फोबोस है और दूसरे का नाम क्या है, डोबोस है। ये दोनों किसके उपग्रह हैं, तो मंगल के। अरे वही मंगल ग्रह जिसे लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसके जो क्रस्ट है उसमें आयरन ऑक्साइड की बच्चों क्या है, अधिकता है। बट इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, दूसरा सही है। याद रखना फोबोस और डोबोस किसके हैं, मंगल के मेरे साथी। अगला क्वेश्चन बताएं,
मेरा साथी, मेरा भाई कोई बताए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चार ब्रह ग्रहों में से एक नहीं है। पहले आपको यह पता होना चाहिए चार जो ब्रह ग्रह हैं वो कौन से हैं। मैंने आपको जस्ट इसी सेशन बताई थी, जस्ट मैंने इसी सेशन बताए थे। जैसे ये सूर्य है, फिर समझिए इसके सबसे निकट कौन सा है, बुध है। उसके बाद शुक्र बताया था मैंने, जस्ट इसके बाद पृथ्वी बताई थी, अर्थ बताई थी, मंगल बताया था। यही क्रम है ना, सूर्य से दूरी के क्रम में। सूर्य के सबसे निकट बुध है, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं, मैंने जस्ट बताया था मित्र। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। लेकिन शेष जो अन्य चार ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। ये बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है और वरुण है। ठीक है बच्चों, समझ जाइए आप। ये मैंने सूर्य से दूरी क्रम में लिख दिए हैं। ठीक है, अगर वैसे भी आप याद करना चाहें तो सूर्य के दूरी क्रम में पहले नंबर पर कौन सा है, बुध ग्रह है, दूसरे नंबर पर शुक्र है, तीसरे पृथ्वी है, चौथे पर मंगल है। ये दूरी क्रम बताएं। सबसे अंत में कौन सा है तो बताइए, वरुण ग्रह। सबसे निकट कौन सा है तो बुध ग्रह। लेकिन जो ये चार ग्रह हैं, मैंने डिफरेंस ग्रीन कलर से दिखाए बच्चों, तो याद रखना है मेरे भाई, इन्हें ब्रहा ग्रह भी कहा जाता है, ब्रहा ग्रह। इन्हें गैसी ग्रह भी कहा जाता है। अब समझिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। चार ग्रहों में से, मतलब इन चार ग्रहों में से एक नहीं है। क्या देखिए, शनि है, मंगल है, वरुण है या बृहस्पति है। क्वेश्चन कुछ गलत कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चार ग्रहों में से एक नहीं है, चार ग्रहों में से एक नहीं है। तो देखिए, बृहस्पति है, क्लियर है, अरुण भी है और शनि भी है। बच्चों मंगल नहीं है, सही है क्वेश्चन, मंगल नहीं है। मंगल इधर है, आंतरिक ग्रह में है, आंतरिक ग्रह में है मंगल ग्रह, ब्रह ग्रह में नहीं है। तो इसने यही तो पूछा है, चार ग्रहों में शामिल नहीं है, तो मंगल नहीं है मेरे भाई। कौन सा, मंगल नहीं है, आप लोग याद रखोगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और अच्छा क्वेश्चन भी है और हमेशा एग्जाम में आता है। गैनीमिद, कहीं पर बच्चों जो गैनीमिद को हम लोग गैनीनाड भी लिखा होता है, गैनीनाड ऐसे भी लिखा होता है। गैनीमिड अब तक हमारे सौर सौर प्रणाली के सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह किस ग्रह की परिक्रमा करता है। सीधी सी बात यह है, अगर आपसे पूछा जाता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह, बड़ा ग्रह, तो आप क्या बताएंगे, तो आप क्या बताएंगे, बृहस्पति है। कौन सा, बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति। अगर यह पूछे लिया जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, गैनीनाड। क्या बताएंगे, गैनीनाड या गैनीमिद, बात एक ही है। यह उपग्रह पूछा है, यहां ग्रह पूछा है और यहां उपग्रह पूछा बच्चों, तो बताइए गैनीनाड। अब ये गैनीनाड बच्चों किसका है, किस ग्रह का चंद्रमा है, तो ध्यान रखना ये बृहस्पति का है। किसका, ये बृहस्पति का। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। इसका ही सबसे बड़ा उपग्रह बच्चों, इसका नाम क्या है, गैनीनाड या गैनीमिड। इसलिए हम तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, बताइए यूरोपा किस ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। यूरोपा है मित्र, ये किस ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी विशेषता मैं आपको बता दूं मित्र, जो यूरोपा ग्रह उपग्रह है, जो उपग्रह है, यह सौरमंडल का, किसका मित्र, सौरमंडल का, ध्यान दीजिए, एकमात्र एक ऐसा उपग्रह है जिस पर जीवन की संभावना है।
किसकी? जीवन की संभावना है। यूरोपा जो उपग्रह है ये एक ऐसा उपग्रह है मेरे भाई, इस पर क्या जीवन की संभावना है। और एक किस ग्रह का उपग्रह है? तो ध्यान रखना ये बृहस्पति का ही है। किसका? बृहस्पति का है। आप लोग अलग से याद कर लेना, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पूछा गया है पूर्णिमा के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार घटने लगता है। 15वें दिन जब चंद्रमा पूरी तरह से नहीं दिखाई देता, मतलब ढक जाता है, वह किस दिन, वह दिन किस नाम से जाना जाता है? वह दिन किस नाम से जाना जाता है, यह पूछा गया है। यह पूछा गया तो अमावस्या के नाम से जाना जाता है बच्चों। किसके नाम से? अमावस्या के, जिस दिन चंद्रमा क्या होता है, पूरी तरीके से क्या हो जाता है मित्र? दिखाई नहीं देता, पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है और आता भी है एग्जाम में आपके, कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या सेलेनोलॉजी कहा जाता है, या कस्मोलॉजी कहा जाता है, या इरिडियोलॉजी कहा जाता है, या प्लेटोलॉजी कहा जाता है? बताएं मेरे से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 18वें क्वेश्चन का बताइएगा। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है मित्र, ध्यान रखना, जो चंद्रमा का अध्ययन करते हैं उसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही है, सेलेनोलॉजी। क्या नाम है? सेलेनोलॉजी। आप लोग अलग से याद कर लेंगे, नोट कर लेना कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं मित्र। क्लियर? आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना का हिस्सा नहीं है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बढ़िया भी है बच्चों। इनमें से कौन सा गोंडवाना का पार्ट नहीं है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए गोंडवाना कहते किसे। बताना चाहता हूं, आज की कंडीशन में आप जितने भी कॉन्टिनेंटल देखते हैं, महाद्वीप देखते हैं, क्या देखते हैं? महाद्वीप। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, हमारी ये पृथ्वी है मित्र, समझिए बातों को। और इसके बीच में जितने कॉन्टिनेंटल थे पहले एक स्थान पर एकत्रित थे, जैसे ये एकत्रित है। हमारी ये अर्थ है, वर्तमान समय में जितने भी कॉन्टिनेंटल हुए, चाहे आपका एशिया महाद्वीप हुआ, अफ्रीका महाद्वीप हुआ, या फिर नॉर्थ अमेरिका हुआ, साउथ अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, अंटार्कटिका हुआ, सब इसी तरीके से एकत्रित थे बच्चों, एक जगह पर इस तरीके से। लेकिन तब इसे क्या कहते थे? जब एक जगह एकत्रित थे तो वो जो भूमि का भूभाग था उसे पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे? पेंजिया कहते थे मित्र, याद रखना। इस भूभाग को क्या कहते थे? पेंजिया। लेकिन इसके तरफ जो पानी था, जो जल था मेरे दोस्त, ये वाला जो जलखंड था, इसको पेंथालासा कहते थे, पेंथालासा। और बच्चों ध्यान रखना, जो पेंथालासा से ही आपके जितने भी महासागर हैं, चाहे प्रशांत महासागर हुआ, अटलांटिक महासागर हुआ, हिंद महासागर हुआ, या जितने भी महासागर हैं वो सभी पेंथालासा से ही बने हैं बच्चों। हुआ ऐसा, अब जो कहानी को समझिए, इस क्वेश्चन पे लेकर जा रहा हूं मैं। आगे चल करके जो पेंजिया था, पेंजिया बच्चों दो भागों में टूट गया इस तरीके से। एक भाग ये होगा, एक भाग ये हो गया। इस तरीके से जो पेंजिया था तो दो भागों में टूट गया, इसमें क्रैक्स आ गई इस तरीके से। जो ऊपर वाला था भाग था, जो ऊपर वाला भाग था ये वाला, इसे अंगारा लैंड कहा गया, अंगारा लैंड कहा गया। और जो नीचे वाला भाग था इसे गोंडवाना लैंड कहा गया, गोंडवाना लैंड कहा गया बच्चों। समझिए बातों को बारी बारी से। ऊपर वाला भाग था उसे क्या कहा गया? अंगारा लैंड कहा गया। जो नीचे वाला भाग था उसे क्या कहा गया? तो गोंडवाना लैंड कहा गया। इसके बीच में जो वाटर था, ये वाला पानी था, इसे टेथिस सागर कहा गया, टेथिस सागर। ध्यान दीजिए, इसमें आंतरिक बल के कारण इसका क्रैक्स हो गया, दो भागों में टूट गया। ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड कहलाया, नीचे वाला भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। जो अंगारा लैंड है बच्चों ये वाला, इससे आपने देखा होगा इसमें भी दरार पड़ गई आंतरिक बल के कारण, और ये भी इस तरीके से टूट गया और एक दूसरे से अलग जाने लगा, एक दूसरे से क्या होने लगा? अलग जाने लगा। इससे जो अंगारा लैंड था बच्चों, इससे किसका निर्माण हुआ? तो इससे बच्चों सबसे पहले उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ, उत्तरी अमेरिका बना। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि उत्तरी अमेरिका किसका पार्ट है? तो अंगारा लैंड का पार्ट है। अमेरिका, यूरेशिया बना,
यूरेशिया, यूरोप और एशिया इसी का पार्ट है बच्चों, ठीक है। अंगारा लैंड इसी से बना है, ठीक है। लेकिन जो गोंडवाना लैंड है मित्र, गोंडवाना लैंड से किसका निर्माण हुआ तो बता सकते हैं, गोंडवाना लैंड से मित्र आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका बना है इससे, अफ्रीका महाद्वीप बना है इसी से, अपना भारत बना है इससे बच्चों। ध्यान रखना, भारत है अपना, वो किसका पार्ट है, अंगारा लैंड का पार्ट है, वो सॉरी गोंडवाना लैंड का पार्ट है, याद रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया बना इससे, और अंटार्कटिका बना, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। तो ध्यान रखना, जो गोंडवाना लैंड है उससे दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ है, अफ्रीका का निर्माण हुआ है, भारत का निर्माण हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ है और अंटार्कटिका का निर्माण हुआ है। जबकि अंगारा लैंड से किसका निर्माण हुआ है, उत्तरी अमेरिका का, और यूरोप प्लस एशिया, जिसे हम लोग यूरेशिया कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है गोंडवाना लैंड के बारे में, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, तो ध्यान दीजिए, गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। तो देखो बच्चों, यूरोप है, यूरोप है, वो किसका, गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। एक मिनट, हाँ, देख गोंडवाना लैंड में कौन कौन है, गोंडवाना लैंड में ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है बच्चों, भारत भी है, लेकिन यूरोप नहीं है। ये किसका पार्ट है, ये अंगारा लैंड का पार्ट है बच्चों, किसका, अंगारा लैंड का पार्ट है। क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जो अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है, मतलब ये पूछा गया जो पृथ्वी है अपनी, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये वाली, ठीक, इसका जो ऊपरी भाग है जिससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, जिसे हम लोग भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भूपर्पटी, जिसे भूपर्पटी कहते हैं। अंग्रेजी वाले भाई इसको क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। पूछा गया इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है या किसकी अधिकता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मित्र, आप लोग इस तरीके से याद कर लें, जैसे ओ स्याल, ओ स्याल फेमी कामा, फेमी कामा, ठीक है। वो से क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। एसआई से क्या होता है, सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन, ठीक है। और एल से क्या होता है, एल से एल्यूमिनियम होता है। पता है, इनकी क्रम से अधिकता है। एफ से क्या होता है, लोहा होता है, लोहा, क्या होता है, लोहा होता है। एम से क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। सीयू से क्या होता है, कॉपर होता है, तांबा। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए कि पृथ्वी कितनी ऑक्सीजन है, तो ध्यान रखना 46% ऑक्सीजन है। सिलिकॉन इसमें कितना पाया जाता है, तो 28% सिलिकॉन पाया जाता है। कितना, 28%। एल्यूमिनियम कितना पाया जाता है, तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम 8% पाया जाता है। कितना, 8% एल्यूमिनियम पाया जाता है। एफ ही मतलब लोहा कितना पाया जाता है, 6%। अब जो क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें, पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य घटकों में से एक है, मतलब सर्वाधिक कौन सा पाया जाता है। देखो तांबा तो नहीं है, ना तांबा, कांस्य न तांबा है, ना जिप्सम है, क्या है, सिलिका, मतलब सिलिकॉन दूसरे नंबर पर है। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, ये वाला होगा। लेकिन आप इस सीरीज को याद कर लेंगे, ओसियाल फेमिकामा को, ओसियाल फेमिकामा को, तो आप हमेशा आपके लिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको सरलता फील होगी बच्चों, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, 21वां क्वेश्चन है। तो जस्ट मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम है, कौन सी, और एल्यूमिनियम है। जैसे मैंने ओशियाल बताया था, ओशियाल, ओशियाल। तो तीसरे नंबर पर कौन सी है, एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या दे रहा है, एल्यूमिनियम सर्वाधिक धातु है बच्चों, ठीक है, जो लगभग कितनी पाई जाती है, 8% पाई जाती है। और लोहा कितना पाया जाता है, 6% के समथिंग पाया जाता है, ठीक है। आगे चलिए,
अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन किस देश के पास है, बताओ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताएं, दुनिया में सबसे अधिक जो टाइम जोन है वो किस देश के पास है? क्या फ्रांस के पास है, यूएसए के पास है, या रसिया के पास है, या यूनाइटेड किंगडम के पास है? बताएं मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? अगर जानते हैं तो बताने का प्रयास करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया है, ध्यान दीजिए। फ्रांस है मित्र, इसके पास 12 है, 12 टाइम जोन है। किसके पास? फ्रांस के पास। यूएसए के पास कितने हैं? यूएसए के पास बच्चों 9 है, 9 टाइम जोन है यूएसए के पास। रूस के पास कितने हैं? रूस के पास 11 है मित्र। कितना? 11 11 11। तो बताइए सबसे सबसे अधिक किसके पास है? तो फ्रांस के पास है। किसके पास है? फ्रांस के पास है। याद रखना, पहला ऑप्शन जाएंगे। दूसरे आप लोग रूस को याद रख सकते हैं, तीसरा किसको? संयुक्त राज्य अमेरिका को याद रख सकते हैं। तो सर्वाधिक जो टाइम जोन किसके पास है? तो ध्यान रखना, फ्रांस के पास है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे हम लोग 180, जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बच्चों, इसे 180 पूर्वी देशांतर, सॉरी पश्चिमी देशांतर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी देशांतर रेखा, देशांतर रेखा भी कहते हैं। 180 सॉरी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा डॉट डॉट महासागर के बीच से होकर गुजरती है। जो 180 पश्चिमी देशांतर रेखा है वो किस महासागर से होकर गुजरती है? तो ध्यान रखना, ये अटलांटिक महासागर से, किससे? अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। किससे? अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। आप लोग याद रखना, जो 180 पश्चिमी देशांतर रेखा है वो किस देश से गुजरती है? तो ध्यान रखना, किस महासागर से गुजरती है? तो अटलांटिक महासागर से गुजरती है बच्चों। इसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अच्छा, जो अटलांटिक महासागर है मित्र, इसको हम लोग अंध महासागर भी कहते हैं। कैसा? अंध महासागर, अंध महासागर भी कहते हैं। कोई भाई बताए, अंध महासागर है जो अटलांटिक महासागर है, इसका आकार कैसा है? इसका जो आकार है वो कैसा है? अंग्रेजी किस अक्षर के समान है? तो ध्यान रखना, अंध महासागर है, इसका जो आकार है मेरे दोस्त वो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। किसके? एस अक्षर की। पूछा जाए अंध महासागर से अटलांटिक महासागर कहते हैं, इसका जो आकार है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। अच्छा, प्रशांत महासागर है, आप बेहतर तरह जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। और इसका जो आकार है वो कैसा है? तो लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा है? इसका आकार त्रिभुजाकार है। जबकि जो हिंद महासागर है बच्चों, कौन सा? हिंद महासागर, ये दुनिया का तीसरे नंबर का, थर्ड नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? हिंद महासागर। और इसका जो आकार है वो अंग्रेजी के एम अक्षर के आकार का है। कैसा? एम अक्षर के आकार का है। आप लोग याद रख सकते हो। आगे चलें, आगे चलते। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा सही है बच्चों। आगे बताइए, निम्नलिखित में से किन दो तिथियों को विषुव पड़ता है? विषुव का मतलब जानते हैं? विषुव का मतलब जानते हैं मेरे भाई? किन दो तिथियों को विषुव पड़ता है? अरे वही मित्र, वही 2 दिन जिस दिन सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लंबवत पड़ती है, एकदम सीधे पड़ती हैं। और ये दोनों घटनाएं कब होती हैं? ये दोनों घटनाएं कब होती हैं? जैसे हमारे, तो ध्यान रखना, जैसे हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी के बीच में इक्वेटर है, ये वाली भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें साल में 2 बार लंबवत पड़ती है, सीधी सीधी, जिस दिन और रात बराबर होते हैं। इसी घटना को भूगोल में क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। और यह घटना कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को यह घटना घटती है, इसलिए तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। जिस दिन सूर्य किरणें क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है इस पर, ठीक है। और इस दिन कंडीशन क्या होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताएं, सूर्य प्रबुद्ध रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? अरे वही घटनाएं, जो सूर्य है वह जो रेखा होती है, कौन सी? विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर ऊर्ध्वाधर मतलब सीधे कब चमकता है, ठीक है।
तो वर्ष में 2 बार चमकता है। कब? 2 बार चमकता है, जस्ट मैंने आपको बताया था। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर, 2 बार चमकता है मेरे भाई। वही क्वेश्चन पूछा गया है ये। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं, अगला इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कौन सा ग्रह, कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा है? बच्चों ये कर्क लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कर्क रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंटल है जिससे उभर के आपकी कर्क रेखाएं, कर्क रेखा, हालांकि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। कोई मेरा भाई ये बताए कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कोई भाई बताए मेरा। दूसरा भूमध्य रेखा, और तीसरा है मित्र मकर रेखा। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंटल है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो बस केवल एक ही है बच्चों, वो अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप से होकर के तीनों रेखाएं गुजरती हैं बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहां लगभग एक समान रहती है? दिन और रात की अवधि लगभग एक समान मतलब कहां पे रहती है? तो मैंने जस्ट आपको बताया था भूमध्य रेखा पर। किस पर? भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर बोल सकते हैं इसको, विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी वाले भाई इक्वेटर बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, पहला ऑप्शन की ओर जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। सूर्य और चंद्रमा में आकर्षण के कारण समुद्र का पानी एक दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता है और उसे क्या कहते हैं? मतलब जब सूर्य और चंद्रमा में ग्रेविटी के कारण जो पृथ्वी का जो पानी है वो दिन में कितनी बार ऊपर चढ़ता है, मतलब ऊपर की तरफ आता है? तो ध्यान रखना 2 बार आता है। कब होता है? 2 बार होता है, ऐसा होता है। और इस क्रिया को ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। जब पानी नीचे उतर जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। तभी तो कहते हैं ज्वार भाटा, तभी तो हम लोग कहते हैं ज्वार भाटा। और ऐसी क्रिया क्रिया दिन में कितनी बार? 2 बार होती है मित्र। कितनी बार होती है? 2 बार होती है। अगला क्वेश्चन। सॉरी, ये कुछ टाइपिस्ट से बच्चों गलती हुई है, कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। जरा ध्यान दीजिए, ये पूछा गया है अवसादी सेल के एक उदाहरण के बारे में चर्चा करती है। ये एक लड़की का नाम है मीना, ये लड़की का नाम है मीना। मीना अवसादी सेल, अवसादी सेलों के बारे में जानते होंगे ना आप लोग, अवसादी सेलों के बारे में जानते होंगे। मतलब ऐसी चट्टान जिसका निर्माण अपक्षय पर्दन से हुआ है। जैसे पहले आग्नेय चट्टानें थी, आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से एक नई चट्टान का निर्माण हुआ है, उसे अवसादी सेल कहते हैं। ठीक है, तो अवसादी सेल के एक उदाहरण के बारे में चर्चा करती है। निम्न में से वह कौन सा हो सकता है? क्या बेसाल्ट हो सकता है, ग्रेनाइट हो सकता है, बलुआ पत्थर हो सकता है, संगमरमर हो सकता है? तो ध्यान रखना बलुआ पत्थर इट इज राइट आंसर। बलुआ पत्थर है बच्चों, ये कैसा? अवसादी सेल का, अवसादी शेल का मतलब चट्टान का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, जिससे भारत में जितने भी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण कराया है मुगल शासकों ने, जैसे लाल किला हुआ, चाहे दिल्ली का हुआ या फिर इलाहाबाद का हुआ या फिर आपके आगरा का हुआ, ये सारे अवसादी सेल का, बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। संगमरमर बच्चों ये चूना 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 पत्थर से इसका निर्माण होता है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? तीसरा सही है बच्चों। अगला बताइए, अगला क्वेश्चन बताएं। विश्व के प्रथम भूकंप सूचकांक का आविष्कार किसने किया था? विश्व के प्रथम जो भूकंप सूचकांक है, क्या ये सूचकांक, सूचकांक का आविष्कार किसने किया था? बताइए। अच्छा ये बताइए, भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन को तो ध्यान रखना सिस्मोग्राफी कहते हैं। सिस्मोग्राफ, सिस्मोलॉजी कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूगोल का मतलब इसका भूकंप का अध्ययन के विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? ध्यान रखना सिस्मोलॉजी के अंदर बच्चों। ठीक है, किसके अंदर? सिस्मोलॉजी के अंदर किया जाता है। बताएं मित्र, सबसे पहले इसका आविष्कार किसने किया था? देखो, जो मापा जाता है एक यंत्र होता है सिस्मोलॉजी,
सिस्मोलॉजी एक यंत्र होता है बच्चों, इस पर ये मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पर। किस पर? रिएक्टर पैमाने पर। रिएक्टर पैमाना होता है, स्केल होता है, या मार्कोनी, मार्कोनी पैमाने पर ये मापा जाता है। ठीक है, बट इसका जो आविष्कार सबसे पहले किया था वो किसने किया था? झांग एंग ने किया था। किसने? झांग एंग ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? झांग एंग ने किया था मेरे भाई। ठीक है, तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताए मित्र, जो सुनामी है, क्या है? सुनामी शब्द है ये। सुनामी डॉट डॉट के कारण होता है। जो सुनामी आपने देखा होगा, जो सागर होते हैं, महासागर होते हैं, अक्सर उसमें सुनामी आ जाती है। लहरें बहुत तेजी के साथ तट तट की ओर बढ़ने लगती है। तो मित्र ये ऐसा होता कैसे है? क्या पानी में नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होता है, या फिर निम्न वायुमंडलीय दबाव के कारण होता है, या भूमिगत चट्टानों के अचानक टूट जाने के कारण होता है, या फिर तेज हवाओं द्वारा पानी को तट पर फेंकने के कारण होता है? बताइए। तो ध्यान रखना, ये जो सुनामी आती है वो समुद्र में मोस्टली, या जो महासागर होते हैं उसमें मोस्टली किस कारण आती है? वो मोस्टली समुद्र में जो वॉल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, वो विस्फोट कर जाते हैं। इससे क्या होता है? बहुत तेजी के साथ पानी क्या होता है? इधर उधर भागने लगता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं, सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह सेंट हेलेना लिखा हुआ बट सेंट नहीं है, सेंट हेलेना। सेंट हेलेंस, सेंट हेलेंस जो ज्वालामुखी है वो किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखना, ये यूएसए में स्थित है। कहां पर? यूएसए में स्थित है। और ये प्रशांत महासागर में, कहां पर? प्रशांत महासागर में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा? सक्रिय, एक्टिव वोल्केनो है। इन बातों को याद रखोगे बच्चों। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चले, आगे चलिएगा, आगे चलिएगा मित्र। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का एक उदाहरण है? मतलब जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है उससे सबसे ज्यादा ऐसे किस चीज का निर्माण होता है, उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? क्या बाढ़ बेसाल्ट ज्वालामुखी है, या सील्ड ढाल ज्वालामुखी है, या सील्ड शंकु ज्वालामुखी है, या कॉल्डेरा ज्वालामुखी है? तो ध्यान रखना, पूछा क्या गया है, कौन सा ज्वालामुखी का विस्फोटक का सबसे ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक का प्रकार का उदाहरण है? तो ध्यान रखना, ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है तो एक कॉल्डेरा का निर्माण होता है। जैसे मान के चलिए, बताता हूं आपको, जैसे ये हमारी एक प्लेट है, इस पर एक वोल्केनो इस तरीके से आया है पाइप के द्वारा, इस तरीके से। तो बच्चों यहां पर एक गड्ढा हो जाता है। क्या हो जाता है? गड्ढा हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे काल्डेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्डेरा कहते हैं। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा बताएं मित्र, विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा कौन सा है? बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? वो फोर्थ सही है बच्चों। कौन सा? फोर्थ, चौथे नंबर का सही इसका आंसर है। और विश्व का सबसे बड़ा काल्डेरा है वो कौन सा है? उसे बोलते हैं आशो, आसो काल्डेरा बच्चों। कौन सा? आसो, आसो काल्डोरा। और ये कहां पर है आसो बच्चों? ये जापान में है। कहां पर है? जापान में। इतनी बातें क्लियर हुई? हाँ, तो चलो आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा इसमें ये गया है, दक्षिणी एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दक्षिणी एशिया है बच्चों, साउथ एशिया से हम लोग कहते हैं। साउथ एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? क्या नारकंडो द्वीप है, या तोसन द्वीप है, या बैरन द्वीप है, या घनोदर पहाड़ी है? तो ध्यान रखना, जो भारत में है, भारत का बैरन द्वीप। कौन सा? भारत का जो बैरन द्वीप है, कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास एक द्वीप है बैरन द्वीप। ये दक्षिणी एशिया का एकमात्र बच्चों क्या है? एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी। आप लोग याद रखें। ठीक है, तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। तीसरा ऑप्शन इसका बेहतर और राइट आंसर है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा, हाँ, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, नदी डेल्टा कौन सा है? बताएं मित्र, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? इरावती का डेल्टा हुआ,
या राइन मुस डेल्टा हुआ, या ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हुआ, या अमेजन का डेल्टा हुआ? मैं जानता हूं 90% लोग मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ मारेंगे। बताइए, जब तक मैं पानी पी लेता हूं बताने का प्रयास करें, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बताने का प्रयास करिए। 90% मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा मानेंगे? अमेजन का डेल्टा। जो क्वेश्चन कैसा हो जाए गलत। ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का डेल्टा है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है बच्चों। कौन सा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है मेरे साथी, वह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? पूछा गया है नदी डेल्टा बना किस कारण बनाती है? जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती है, वो किसका परिणाम है? वो किसका परिणाम है? जैसे ये नदी हुई बच्चों, ये नदी है, इसके बाद ये आगे इस तरीके से डेल्टा बनाती, समुद्र में गिरने से पहले इस तरह का डेल्टा बना देती, निक्षेप कर देती। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है बच्चों? अपने साथ ये नदियां क्या करती हैं? अवसाद लेकर के आती हैं, इस तरीके से कंकड़ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर वगैरह, बालू वगैरह इस तरह से लेकर आती हैं और यहां बिछा देती हैं, यहां पर, ठीक है। तो ये किस कारण होता है? निक्षेपण कारण होता है। किसके कारण? निक्षेपण कारण होता है, ठीक है। इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन सही है बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? यह पूछा गया है। दुनिया की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तंग नदी घाटी कौन सा? गार्ज कौन सा? ये पूछा गया है। क्या काली गंडकी गार्ज है, या बिकोज गार्ज है, या टाइगर लिपिंग गार्ज है, या गारगांत देह को गार्ज है? बताएं। 37 क्वेश्चन है बच्चों, 37 क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो नदी गार्ज है, सबसे बड़ा जो नदी गार्ज है बच्चों, वो काली गंडकी गार्ज है। जो काली नदी है और गंडकी नदी है, इनका बच्चों गार्ज है। और ये कहां पर है? जापान, सॉरी नेपाल में। कहां पर? नेपाल में। ये नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में। तो दुनिया का सबसे जो गहरा नदी गार्ज है बच्चों, वो कौन सा है? काली नदी आपने सुना होगा, कहां पर है? नेपाल में है। और गंडक नदी कहां पर है? वो भी नेपाल में। हालांकि दोनों भारत में आती हैं, इनका जो गार्ज है, जो गहराई है, वो सबसे ज्यादा है बच्चों। इसलिए पहले ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, चीन के किस प्रांत में हांगसो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यह पूछा गया है। हांगसो क्या राष्ट्रीय उद्यान किस प्रांत में स्थित है? यह पूछा गया है। इसमें बच्चों क्या है? इसमें एक झरना है। क्या है? झरना। और वो झरना पूरी दुनिया में जाना जाता है। बताइए, हांगसो राष्ट्रीय उद्यान किस प्रांत में है? क्या जियांगोस प्रांत में, या सेंडोंग प्रांत में, या युत्रान प्रांत में, या गुइझोंग प्रांत में? तो ध्यान रखना, गुइझोंग प्रांत में। ये किसमें? गुइझोंग प्रांत में पूछा गया है। हांगोसू राष्ट्रीय उद्यान है वो किस प्रांत में? तो ध्यान रखना, गुइझोंग प्रांत मित्र। आप लोग अलग से याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का कोई टुकड़ा है, प्लेट है, ये धीमे धीमे टूट के गिरने लगता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बच्चों ध्यान रखना, निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। जैसे अपक्षय कहते हैं, अपक्षय। क्या कहते हैं? अपक्षय। इसलिए दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चलिए, 40 क्वेश्चन करा दिए मैंने। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत का एक उदाहरण नहीं है, प्रकार नहीं है? किसका? वलित पर्वत का। फोल्डिंग माउंटेन का बच्चों क्या नहीं है? एक उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया इसमें से। क्या अरावली है, ये वलित पर्वत का उदाहरण है? या जर्मनी की राइन घाटी है, वो वलित पर्वत का उदाहरण है? या अपलेसियन है, या यूराल पर्वत है? बताने का प्रयास करें। 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? देखो, अपना जो हिमालय बच्चों, हिमालय, अपना जो हिमालय पर्वत है, वो ध्यान रखना, हिमालय पर्वत ये वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका? वलित पर्वत। वलित पर्वत जिसे हम लोग फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं। किसका? फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं। हिमालय अपना फोल्डिंग माउंटेन का उदाहरण है। लेकिन जो यूराल पर्वत है बच्चों, ये
फोल्डिंग माउंटेन का उदाहरण नहीं है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन की ओर जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं, गयोट क्या है? गयोट क्या है ये पूछा गया है। ऐसे कैसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, गयोट क्या है ये पूछा गया है। यह नुकीले शिखर शिखर वाला पर्वत है क्या? ये गहरी घाटियां हैं जिसमें से कुछ कुछ की तुलना में ग्रेट कैनन से की जा सकती है, या यह एक समतल छोटी वाली समुद्र पर्वत होता है, या फिर ये निम्न द्वीप हैं जो उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं जिसमें प्रबल भित्तियां पाई जाती हैं। बताएं 41वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बच्चों ध्यान रखना, जो गयोट होते हैं यह एक प्रकार के समुद्र समतल छोटी समुद्र वाली पर्वत होते हैं। ये क्या होते हैं? समुद्र के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? पर्वत होते हैं, इन्हें गयोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गयोट कहा जाता है। 41वें क्वेश्चन का आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, पिदोरुत्तला गाला डॉट डॉट की सबसे ऊंची चोटी है। ये पूछा गया है, हालांकि विदेशी है ये। पिदोरुत्तला गाला ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ये कहां पर है? क्या नेपाल में है, भूटान में, श्रीलंका में, या फिर म्यांमार में? तो ध्यान रखना, ये चोटी है, ये कहां पर है? अपना जो पड़ोसी मुल्क है, जलीय देश है, श्रीलंका। श्रीलंका में बच्चों, कहां पर है? श्रीलंका में। इसे माउंट पेट्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंट पेट्रो। क्या कहते हैं? इसे माउंट पेट्रो कहते हैं मित्र, याद रखना। और अगर पूछा जाए श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कोई भाई बता सकता है? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कोई भाई बताए, कोई मेरा दोस्त बताए श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो महावेली गंगा है मित्र। कौन सी? महावेली गंगा। महावेली गंगा है श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचे पर्वत है? दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दूसरे नंबर पर कौन सा और तीसरे नंबर पर कौन सा है? तो मैं जानता हूं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, एवरेस्ट। ऊंचाई 8,850 मीटर के समथिंग बताते हैं। तो सेकंड है वो कौन सी है? तो ध्यान रखना, सेकंड है K2, जिसे हम लोग गॉडविन आस्टन कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडविन आस्टन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? गॉडविन आस्टन कहते हैं, याद रखना। इसकी जो ऊंचाई है 8,611 है मीटर के समथिंग है, ठीक। और जो तीसरी है, तीसरी जो चोटी है, थर्ड है, वो कंचनजंगा है। कंचनजंगा, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,598 मीटर है। कोई मेरा भाई बता सकता है जो कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये किस मतलब कहां पर है? तो ध्यान रखना, सिक्किम राज्य में है। कहां पर? सिक्किम। सिक्किम राज्य में है, और सिक्किम के साथ साथ यह भूटान में भी है। कहां पर? भूटान में, ठीक है। कंचनजंगा बच्चों, इतनी बात आप लोग अलग से याद कर लेना, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा निम्न डॉट डॉट इन में स्थित है। सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा डॉट डॉट स्थित है। क्या पाकिस्तान में है, या चाइना में, भारत में, या म्यांमार? बताएं 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, ये जो सफेद कोह पर्वत है ये पाकिस्तान में बच्चों। कहां पर है? पाकिस्तान में, आप लोग याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इस क्वेश्चन को। और यहां से क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। पूछा गया, घास के खुले मैदान जिन्हें वेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? वेल्ड कहां पर स्थित है, ये पूछा गया है। जो घास के खुले मैदान है जिसका नाम क्या है? वेल्ड, ये कहां पर स्थित है? क्या ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, एशिया में है, या अमेरिका में? कोई भाई बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 45वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? यदि बता दो मित्र, जो वेल्ड है ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहां पर? अफ्रीका में, वो भी दक्षिण अफ्रीका में।
दक्षिण अफ्रीका में जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेल्ड। अच्छा मेरे दोस्त ये बताएं, जो ब्राजील है, ब्राजील में जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? बताएं। ब्राजील में जो घास के मैदान है उन्हें कैंपोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंपोस। कैंपोस क्या है? तो ब्राजील में घास के मैदान है। वेल्ड क्या है? दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान है। ठीक है। लानोस, अच्छा वेनेजुएला में, वेनेजुएला नाम सुना होगा। वेनेजुएला में जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, लानोस कहा जाता है। लानोस। ये सारे पूछे जाते हैं। वेनेजुएला में जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। लानोस कहा जाता है। उसके बाद यूएसए प्लस कनाडा में जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? तो प्रेयरी कहा जाता है मित्र। क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है। आप लोग याद रखना। अच्छा उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाउन्स। क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। समझिए ये क्वेश्चन मित्र आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं। और जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो कैंटबरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैंटबरी। ये सारे पूछे जाते हैं, बड़ा इंपोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, बड़ा इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। डाउन्स तो मैंने बता दिया ऑस्ट्रेलिया में। और याद रखना जो अर्जेंटीना है, ये इंपोर्टेंट है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है इनको क्या कहा जाता है? अर्जे क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। तो याद रखना, एक बार रिवीजन कर लीजिए। जो वेल्ड है, ये घास के मैदान है, ये कहां पाए जाते हैं? अफ्रीका में, और मोस्टली दक्षिण अफ्रीका में। इसके साथ साथ ब्राजील में जो घास के मैदान है उनको कैंपोस कहा जाता है। वेनेजुएला में जो घास के मैदान है लानोस कहा जाता है। यूएसए और कनाडा में जो घास के मैदान है उन्हें प्रेयरी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उन्हें डाउन्स कहा जाता है। न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान है उन्हें कैंटबरी कहा जाता है। और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है मित्र उन्हें पंपास कहा जाता है। ठीक है, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा बच्चों? दूसरा सही है। दूसरा सही है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? वही क्वेश्चन आ गया है। इसके बारे में बताया था मैंने बताया था माउंट पेड्रो। हालांकि वहां पर इसका नाम दूसरा था, वहां पर इसका नाम दूसरा था। और श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी बताई थी? महावेली गंगा। महावेली गंगा, गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है बच्चों, याद रखना। ठीक है, जब भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। और वहां की कौन सी? महावेली गंगा। बताए मित्र अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है? जो क्षोभ मंडल है इसकी औसत ऊंचाई कितनी होती है? बताएं। क्या 13 मीटर होती है, या फिर 30 मीटर होती है, 6 मीटर होती है, या फिर 50 मीटर होती है? बताने का प्रयास करें। देखिएगा, जैसे ये भूमध्य रेखा है, सॉरी ये धरातल है, और ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल पे ये विषुवत रेखा है, ये वाली। शुरुआत में देखा जाए तो इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 8 मीटर तो यहां होती है, लेकिन जो विषुवत रेखा है यहां पर इसकी ऊंचाई है वो 30 मीटर तक हो जाती है। 30 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक समथिंग हो जाती है, मतलब याद रखना। लेकिन इसका एक एवरेज निकाला जाएगा, औसत निकाला जाएगा, तो इसकी जो औसत ऊंचाई लगभग 13 से लेकर के 18 मीटर किलोमीटर के समथिंग निकल के आती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? 13, ये पहला दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा? पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है वो कितनी है? बता दिए, 13 मीटर है। अच्छा, इसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं बच्चों। कौन क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर कहते हैं। और ये जो अपनी पृथ्वी है, इस तरीके से ये पृथ्वी के सबसे निकट परत है। सबसे क्या है? निकट। कौन सी? ट्रोपोस्फियर बच्चों, इस बात को भी ध्यान रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्कापिंड वायुमंडल के किस परत में जल जाते हैं? मतलब यह है, जैसे अंतरिक्ष से जो भी
उल्का पिंड आते हैं, पत्थर के टुकड़े आते हैं, वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल में 5 लेयर हैं, उनमें से जो उल्का पिंड होते हैं वह किस मंडल में आकर के जल करके राख हो जाते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, समताप मंडल या ब्रह्मंडल, मध्यमंडल या वायुमंडल। ध्यान रखना, ये मध्य मंडल में आकर के, किसमें, मध्य मंडल में आकर के बच्चों क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मध्य मंडल में आकर के क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या, उल्का पिंड, पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मध्य मंडल में आकर के तो उल्का पिंड है, क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग याद रखेंगे, जो मध्य मंडल है यह सबसे ठंडा मंडल है। कैसा, सबसे ठंडा मंडल है, याद रखना। वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल है। यहां पर जो टेम्परेचर है बच्चों, ध्यान रखना, -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। -40 डिग्री तक यहां पर टेम्परेचर पहुंच जाता है। इसलिए सौरमंडल का अगर पूछा जाए सबसे ठंडा परत कौन सी है, तो मध्य मंडल है बच्चों। कौन सी, मध्य मंडल है। और सबसे गर्म परत कौन सी है, सबसे गर्म परत कौन सी है, तो ध्यान रखना, आयन मंडल। कौन सी, आयन मंडल, आयन मंडल है। ठीक है, सबसे आयन मंडल। अच्छा ये बताइए, जो अपनी ओजोन गैस है, कौन सी, इसे हम लोग O3 बोलते हैं, O3 मतलब ओजोन गैस, किस मंडल में पाई जाती है, तो ध्यान रखना, समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें, समताप मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन गैस है बच्चों, वो समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, किस मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है, आप लोग याद रखना, कौन सी, ओजोन परत बच्चों। ठीक है, और जो समताप मंडल है इसे रसायन मंडल भी कहते हैं बच्चों। क्या, रसायन, ऐसे क्वेश्चन है जो आपने पहले कभी सुने नहीं होंगे। रसायन मंडल, रसायन मंडल भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, रसायन मंडल भी कहते हैं, आप लोग याद रखना। अच्छा ये बताइए, जो जितने भी सैटेलाइट हैं भेजे जाते हैं पृथ्वी से, वो किस मंडल में भेजे जाते हैं। जितने भी उपग्रह हैं, उपग्रह किस मंडल में भेजे जाते हैं, तो ध्यान रखना, ब्रह्मंडल में। किसमें, ब्रह्मंडल में। ये जितने भी सैटेलाइट हैं वो कहां भेजे जाते हैं, ब्रह्मंडल में भेजे जाते हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, और कोई, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन, 49वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है, सबसे कम है बच्चों। देखो, नाइट्रोजन है बच्चों 78% है, सभी लोग जानते हैं, 76 या 78% है। ऑक्सीजन है बच्चों वो 21% है। आर्गन लगभग 0.09% है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बच्चों, ये कितनी है, 0.03% है। तो यही सबसे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चलिएगा, 50वां क्वेश्चन है, हमने 50 सेंचुरी क्लियर कर ली है। अब जरा आगे ध्यान दीजिए, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था, समताप मंडल में। किसमें, समताप मंडल में होती है, जिसे हम लोग रसायन मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायन मंडल। क्या कहते हैं, रसायन मंडल कहते हैं। जो क्षोभ मंडल है यह पृथ्वी के सबसे निकट होता है। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये समताप मंडल में बच्चों अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भरी जाती हैं, अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरी जाती है, उड़ान, हवाई जहाज जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उड़ाए जाते हैं वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो घरेलू उड़ानें होती हैं, कौन सी, घरेलू उड़ानें, उड़ानें वो आपके क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, उल्का पिंड इसमें मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं, और ये सबसे ठंडा भी है। कैसा है, सबसे ठंडा है। और आयन मंडल क्या है, सबसे गर्म है, सबसे गर्म है। क्लियर हुआ। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फोर्थ सही है मेरे भाई। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है, मैंने अभी आपको बताया था, तो थर्मोस्फियर बोलते हैं उसे। कौन से, इसे आयन मंडल बोलते हैं, आयन मंडल, थर्मोस्फियर बच्चों इसे कहते हैं। पहला सही है इसमें, कौन सा, पहला सही है। अगला क्वेश्चन, बताइए किन हवाओं को रोरिंग फोर्ट्रेज के नाम से जाना जाता है।
ऐसी कौन सी विंड्स हैं, ऐसी कौन सी हवाएं हैं, इन्हें क्या कहते हैं, रोरिंग फोर्ट्रीज के नाम से जाना जाता है? क्या व्यापारिक पवन है, क्या ध्रुवी पवन पवन है, या ध्रुवी पूर्वी पवन है, या पछुआ पवन है? बताएं 52वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बताएं मित्र, इस जो रोरिंग फोर्ट्रीज जो हवाएं हैं वो कौन सी हवाएं होती है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, अगर जानते हैं तो ईमानदारी से बताएं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। तो ध्यान रखना, जो रोरिंग फोर्ट्रीज पवने होते हैं उन्हें पछुआ पवने कहते हैं मित्र। कौन सी? पछुआ पवने कहते हैं, आप लोग याद रखना, डी ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आईटीसीजेड में सी का क्या अर्थ होता है? आईटीसीजेड, पहले आपको यह पता होना चाहिए आईटीसीजेड क्या होता है। तो आईटीसीजेड बच्चों होता है, यह शांत क्षेत्र होता है, शांत क्षेत्र होता है पृथ्वी पर। कहां पर? पृथ्वी पर। और ये होता कहां पर है, किन किन अक्षांशों के बीच होता है? जैसे हमारी पृथ्वी है, इसके मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसके 5 डिग्री उत्तर में, 5 डिग्री उत्तर में इधर, 5 डिग्री नॉर्थ में, और 5 डिग्री बच्चों साउथ में, साउथ में ये वाला क्षेत्र होता है, इसे हम लोग सीजेड कहते हैं। क्या कहते हैं? आईटीसीजेड कहते हैं। वैसे इसे डोल्ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? डोल्ड्रम। क्या कहते हैं? डोल्ड्रम कहते हैं। और ये कैसा? शांत क्षेत्र है बच्चों, इसे ही आईटीसीजेड कहते हैं, और इसे शांत क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, शांत क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है बच्चों। ठीक है, अब पूछा गया आईटीसीजेड की फुल फॉर्म क्या है? आईटीसीजेड की फुल फॉर्म क्या है? इसे हटा देता हूं मैं एक एक को बारी बारी से बताऊंगा। देखो, जो आई होता है, आई से होता है एंटर, और टी होता है, टी का मतलब होता है ट्रॉपिकल, और जो सी है, सी का मतलब होता है कंजर्वेशन। क्या होता है? कंजर्वेशन। और जो जेड है, इसका मतलब होता है जोन। क्या होता है? जोन। तो कंजर्वेशन कहां पर है? ये वाला। दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे, संवहन कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। आगे चलिए, आगे चलिए मेरे भाई, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं? भाई हो सकता है इलाज कर देती हो किसी का, इसलिए डॉक्टर वायु कहते हैं इसे। बताइए कौन सी वायु है जिसे डॉक्टर ऑफ विंड कहते हैं? क्या कहते हैं? डॉक्टर ऑफ विंड। 54वां क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, हरमट्टन को कहते हैं। किसको? हरमट्टन जो वायु है उसे डॉक्टर विंड के नाम से जाना जाता है। और ये कहां बहती है मित्र? यूएसए में। यूएसए में कहां बहती है? तो बताएंगे, यह जो हवा है डॉक्टर ऑफ विंड, यह रॉकी पर्वत पर, रॉकी पर्वत पर बहती है, क्योंकि ये गर्म हवा है बच्चों। कैसी? गर्म हवा है। और जब गर्म हवा वहां पर आती है अमेरिका में, तो वहां के जो मौसम को क्या कर देती है? गर्म कर देती है। क्या कर देती है? गर्म कर, पहले ठंडा होता है, गर्म हो, फिर क्या कर देती है? गर्म होती कर देती है। इस कारण वहां पर जो बीमारियां होती हैं वो धीमे धीमे खत्म होने लगती हैं, इसलिए डॉक्टर ऑफ विंड कहा जाता है हरमट्टन को। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है बच्चों। तो ध्यान रखना, जो क्या कालाहारी है, या ग्रेट बेसिन है, सहारा है, या थार है? थार का रेगिस्तान बच्चों ये भारत में है। कहां पर है? भारत और पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में। सहारा रेगिस्तान बच्चों ये अफ्रीका में। कहां पर? अफ्रीका में। ग्रेट बेसिन या कालाहारी? बताइए। तो कालाहारी बच्चों इट इज राइट आंसर है। कौन सा? कालाहारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और यह दक्षिणी गोलार्ध का रेगिस्तान है बच्चों। कौन सा? कालाहारी डेजर्ट। और यहां पर ध्यान रखना बच्चों, एक बुशमैन, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है, जो दीमक को चावल की तरह खाती है। किसकी तरह? चावल की तरह।
दीमक को चावल की तरह खाते हैं। जैसे हम लोग शादी वादी में देखा हुआ चावल को खाते हैं ना, इस तरीके से ये लोग, तो उसी तरीके से दीमक को ये किस तरह के रूप में खाते हैं, चावल के रूप में खाते हैं, बुरसमैन जनजाति। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दस्ते काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? दस्ते काबिर मरुस्थल बच्चों ये किस देश में स्थित है? 56वां क्वेश्चन है, बताइए। तो ध्यान रखना, दस्ते काबिर ये ईरान में स्थित है बच्चों। कहां पर? ईरान में स्थित है। पूछा गया सीधा सीधा क्वेश्चन। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? मित्र बता सकते हैं क्या कांगो का वन है, या प्रेरी है, या अमेजन है, या डेनर्टी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? अमेजन। जहां पर विश्व की लगभग पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सोलर सिस्टम में कि देखा जाए, पूरे जो पृथ्वी का वायुमंडल है, जो पूरे पृथ्वी के वायुमंडल की लगभग 30% ऑक्सीजन कहां से मिलती है? अमेजन के वन से मिलती है बच्चों। कहां से? अमेजन के वन से मिलती है, आप लोग याद रखोगे। आगे चलिए, अरब सागर निम्नलिखित में से किसका महासागर का विस्तार है? तो अरब सागर बच्चों जो है, बता सकते हैं किसका विस्तार है? ये सभी को पता होना चाहिए, हिंद महासागर का है। हिंद महासागर का, ये जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये किसका पार्ट है? तो ध्यान रखना, ये हिंद महासागर का पार्ट है बच्चों। किसका? हिंद महासागर का। अच्छा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप तो मेडागास्कर है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, सॉरी द्वीप। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है, महासागरीय तल को कितने भागों में बांटा गया है? जो महासागरीय तल है बच्चों, इसे कितने भागों में बांटा जाता है? जो महासागर होते हैं ना, महासागर, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उसका जो तल है उसे कितने भागों में बांटा गया? तो ध्यान रखना, 4 भागों में बांटा गया है। कितने में? 4 भागों में बांटा गया है, आप लोग याद रख सकते हैं। कौन कौन सा भाग है बच्चों जो आपसे पूछा जाता है? कौन कौन सा है? तो सबसे पहले महाद्वीपीय सेल्फ बोलते हैं, सेल्फ 1 सेकेंड, महाद्वीपीय सेल्फ। दूसरा जो है उसे कहते हैं महाद्वीपीय ढाल, ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाल। जो तीसरा है उसे कहते हैं महासागरीय गर्त, महासागरीय गर्त कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? गर्त। और चौथा है उसे कहते हैं महासागरीय मैदान। क्या कहते हैं? मैदान। तो महासागरीय तल है बच्चों से तो 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले महाद्वीपीय सेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय गर्त और महासागरीय मैदान। ठीक है, चारों को आप लोग याद रखोगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। ये क्वेश्चन बच्चों इंपोर्टेंट है। दुनिया का एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास बच्चों क्या नहीं है? तो ध्यान रखना, भूमि सीमा नहीं है। ठीक है, तो सारगेसो बच्चों, कौन सा? सारगेसो सागर है। कोई मेरा भाई बता सकता है सारगेसो सागर है ये किस महासागर में स्थित है? तो ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग याद कर लेना मेरे साथी। जो सारगेसो महासागर है बच्चों, ये कैसा महासागर है? जो भूमिहीन कैसा है? महासागर है। और किस महासागर में ये? तो ध्यान रखना, अटलांटिक महासागर में बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन बताएं, बताने का प्रयास करें। कितने देश कैस्पियन सागर की प्राकृतिक विरासत को साझा करते हैं? कितने देश हैं जो कैस्पियन सागर है? कौन सा बच्चों? कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर से कितने देश क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। तो ध्यान रखना, 5 कंट्री है। कौन से? 5 कंट्री। कौन कौन से? तो हमने तारीख सुना, तारीख
तारीख, तारीख से आप लोग याद कर लेना, जो जो तारीख के अनुसार ये 5 कंट्री हैं जो क्या करते हैं, कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। टी से क्या होता है बता सकते हैं? तो टी से बच्चों तजाकिस्तान होता है। तुर्की मत लिख देना बच्चों, ठीक है? या तजाक, या टी से क्या होता है, तजाकिस्तान होता है, टर्की नहीं होता है, टर्की साझा नहीं करता है। ए से क्या होता है, अजरबैजान। कौन सा देश है? अजरबैजान, 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 ठीक है? आप लोग नोट कर लेना। चलो दोबारा लिख देता हूं, सही नहीं आया। अजरबैजान। बच्चों गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से हालत खराब है, मुझे पसीना चल रहा है। इतनी गर्मी में आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए इस भाई के लिए कि सेशन को शेयर कर दें, सेशन पर नहीं हो सेशन को सबसे पहले क्या करें, लाइक करें। और आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं भैया, इतना तो कर ही सकते हैं यार। आर से क्या बच्चों, रूस है। आई से क्या है, आई से क्या है, आई से ईरान है बच्चों। और के से क्या है, इस के से कजाकिस्तान। तो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख के अनुसार आप कैस्पियन सागर से जो जितने भी कंट्री हैं वो क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो आप इसे ट्रिक बनाकर के याद कर सकते हो। टी से क्या है, तजाकिस्तान। ए से क्या है, अजरबैजान। आर से क्या है, रूस। आई से क्या है, ईरान। के से क्या है, कजाकिस्तान। तो 5 कंट्री ऐसे हैं जो क्या करते हैं, कैस्पियन सागर से बच्चों सीमा साझा करते हैं। अगला, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों डॉट डॉट का एक छल्ला है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी हल्की महाद्वीपीय प्लेटों का प्रभाव होता रहता है। और ये किस कारण होता है, तो ज्वालामुखी कारण बच्चों, किसके कारण, ज्वालामुखी कारण होता है। ठीक है, 4th ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताएं मेडागास्कर डॉट 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 महासागर में एक द्वीप है, ये किसका पार्ट है? तो सभी को पता है, ये जो मेडागास्कर है इस पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप का इसका जो कॉन्टिनेंटल है उसका अधिकार है। ये हालांकि कंट्री भी है। ये हिंद महासागर का पार्ट है बच्चों, किसका, हिंद महासागर का। ठीक है, और जो मेडागास्कर बच्चों, ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है। दूसरा कौन सा है, श्रीलंका है। दूसरा कौन सा है, श्रीलंका। ठीक है, चले आगे। कोई दिक्कत किसी को, किसी को दिक्कत? अब तक आप आए हो तो आगे भी बने रहना मेरे दोस्त, मेरे भाई। अब तक आपने ये सेशन देखा है तो आगे भी बने रहना। विजेता वही होता है जो अंत तक लड़ता है। चलिए, निम्नलिखित जल निकायों में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? किसकी लवणता है वो सर्वाधिक है? क्या वॉन झील की, लाल सागर की, मृत सागर की, या बृहत सागर की? तो ध्यान रखना, जो टर्की की वॉन झील है, टर्की की वॉन झील है बच्चों, इसकी लवणता सर्वाधिक है, लगभग 330% के समथिंग है। मतलब अगर इसका पानी को बॉईल करेंगे तो इसके पानी में सर्वाधिक मात्रा में से नमक निकलेगा। टर्की की वॉन झील है बच्चों, इसकी सर्वाधिक लवणता है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर डेड सी है, जिसे मृत सागर कहते हैं। तीसरे नंबर पर कौन सा है तो बताइएगा? कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है जिसकी लवणता सर्वाधिक है। ठीक, चलिए आगे, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन बताइए, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? जो द्वीप है, द्वीपी देश है, इसका नाम क्या है? फिजी। फिजी जो कंट्री है बच्चों, फिजी कंट्री किस महासागर में स्थित है, यह पूछा गया। किस महासागर में स्थित है? क्या हिंद महासागर में है, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या प्रशांत महासागर में? 65वां क्वेश्चन मित्र। तो ध्यान रखना, जो फिजी कंट्री है बच्चों, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां पर? प्रशांत महासागर में स्थित है, आप लोग याद रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? मैंने जस्ट आपको बताया था इसी सेशन में, मेरे दोस्त मैंने बताया था, मैंने यही बताया था, जो हिंद महासागर है इसका आकार कैसा है, हिंद महासागर तो बताएंगे एम आकार का है। ठीक है, प्रशांत महासागर का मैंने आपको बताया था, प्रशांत महासागर का त्रिभुजाकार बताया था मैंने। और अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक महासागर का इसका अंग्रेजी के एस अक्षर का बताया था मैंने।
प्रशांत महासागर का पूछा है तो त्रिभुजाकार है बच्चों, कैसा, लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है। बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग टिक कर लें, इंपोर्टेंट है। इनमें से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है, ठंडी महासागरीय धारा है। तो कुछ जो महाधाराएं उनको, कुछ जो धाराएं हैं, समुद्री धाराएं, उनको नोट करा देता हूं, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। हालांकि इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है क्यूरेशिया की कैसी ठंडी, मतलब कैसी धारा है, जो क्यूरेशिया है ये धारा कैसी है, क्यूरेशिया की समुद्री धारा ये कैसी है, तो ध्यान रखना ये गर्म है बच्चों, कैसी है, गर्म, इंपोर्टेंट है। उसके बाद क्यूराइल की धारा, किसकी, क्यूराइल की, ये सारी इंपोर्टेंट है। क्यूराइल की जो धारा है वो कैसी धारा है, तो क्यूराइल की मतलब धारा है ये ठंडी धारा है, कैसी, ठंडी, इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। क्यूराइल की धारा कैसी धारा है, ठंडी धारा है। और कनारी की धारा कैसी है, कनारी, कनारी की धारा कैसी है, कनारी की धारा को बच्चों हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। कौन सी, हम्बोल्ट। ध्यान रखना जो कनारी या हम्बोल्ट की धारा है बच्चों, इसे, ये मोस्टली गर्म धारा है, गर्म। एक है मोजाम्बिक की धारा। कौन सी, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की जो धारा है, समुद्री धारा, ये कैसी है, ये पूछी गई है, मोजाम्बिक की धारा कैसी है, तो ध्यान रखना ये गर्म धारा बच्चों, कैसी है, गर्म धारा है। उसके बाद एक धारा है फ्लोरिडा की, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की धारा बच्चों कैसी है, ये भी बच्चों गर्म धारा है, कैसी है, गर्म धारा है। ये सारी धाराएं पूछी जाती है। एक नॉर्वे की धारा कैसी है, नॉर्वे की, ये पूछा है नॉर्वे की धारा कैसी है, तो ये भी गर्म है, कैसी है, ये भी गर्म है, नॉर्वे की धारा। एक धारा और है हम्बोल्ट की, किसकी, हम्बोल्ट की, सॉरी हम्बोल्ट यहां लिखा दिया मैंने, लेकिन बच्चों यहां ध्यान रखना जो कनारी की धारा है ये गर्म धारा है, कैसी, गर्म धारा है। लेकिन जो हम्बोल्ट की धारा है, कौन सी, हम्बोल्ट की, ये ठंडी धारा है। ये धारा को आप लोग याद कर लेना, ठीक है। जो लेब्राडोर की धारा बच्चों ये ठंडी धारा है। गल्फ स्ट्रीम की कैसी धारा है, गर्म धारा है। अगुल सहायक जो धारा है बच्चों, ये बच्चों गर्म धारा है। पूछा गया है कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है, तो जो अलास्का की धारा है बच्चों, कौन सी, अलास्का की धारा बच्चों कैसी धारा है, ठंडी धारा है। ठीक है, बाद बाकी मोजाम्बिक की धारा गर्म धारा है, फ्लोरिडा की गर्म धारा है, नॉर्वे की गर्म धारा है, हम्बोल्ट की ठंडी धारा है, क्यूरेशिया की गर्म धारा है, क्यूराइल की ठंडी धारा है, कनारी गर्म धारा है, और गल्फ स्ट्रीम गर्म है, और लेब्राडोर बच्चों कैसी है, ठंडी जल धारा है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ है बच्चों, ये कहां पर स्थित है, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है बच्चों, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया का जो क्यूसलैंड प्रांत है, कौन सा, क्यूसलैंड, जो प्रांत है उसमें स्थित है बच्चों। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ है, ये कहां पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में बच्चों, कहां पर, पूर्व में। ठीक है, कहां पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है। इसे अंडर वाटर गार्डन भी कहा जाता है, किसे, इसको अंडर वाटर, अंडर वाटर गार्डन भी इसे कहते हैं बच्चों, ध्यान रखना क्या कहते हैं, अंडर वाटर गार्डन भी कहते हैं बच्चों, इंपोर्टेंट है ग्रेट बैरियर रीफ को। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सबसे छोटा भूक्षेत्र है, तो एक बार देख लेते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा बताइए मित्र, एशिया है। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, तो अफ्रीका है। तीसरा बताएं मित्र, नॉर्थ अमेरिका है। फोर्थ कौन सा है, साउथ अमेरिका है। पांचवा कौन सा है, अंटार्कटिका है।
छठवां कौन सा है? यूरोप है। सातवां कौन सा है? बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया है। अब क्या पूछा है, महाद्वीपों में सबसे छोटा कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, इसमें ऑस्ट्रेलिया है नहीं है, यूरोप दिया हुआ है। कौन सा? यूरोप। यूरोप इट इज राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पूछा है दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? और इस क्वेश्चन को सभी लोग जानते भी होंगे मेरे भाई, जो माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मतलब नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। जैसे नदियां इस तरह बह रही है, इस तरीके से बहती जा रही है, उसने क्या किया, अपने अवसाद यहां पर एकत्रित कर दिए और ये द्वीप बन गया। और द्वीप उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी होता है। ये जो द्वीप है बच्चों, माजुली द्वीप है। और कौन सी नदी बनाती है ये? तो ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ठीक है, ये किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। असम, भारत के असम राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है बच्चों, दुनिया का है। बताएं इटली की राजधानी कौन सी है? इटली की राजधानी कौन सी है? तो सभी को पता है, रोम है। अच्छा, जो ओस्लो है किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी है, नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? ओस्लो है। वेलिंगटन किसकी राजधानी है? तो न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की। अच्छा ये बताइए मित्र, दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है, मुझे बताएंगे? तो ध्यान रखना, दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी है वो वेलिंगटन ही है। कौन सी? वेलिंगटन, सबसे दक्षिणतम। सबसे दक्षिणतम राजधानी है कौन सी? वेलिंगटन। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान की। उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो बताएंगे ताशकंद है। इटली की राजधानी बच्चों कौन सी है? रोम है। आगे चलिए, बताइए श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, नोगोबो, कोलंबो, जाफना और कैंडी। बताएं। 73वां क्वेश्चन है मित्र। तो कौन सा है जो इसकी राजधानी है? कोलंबो, वही सबसे बड़ा है मित्र। आगे चलिए, श्रीलंका में कितने प्रांत हैं? श्रीलंका में टोटल कितने प्रांत हैं ये पूछा गया है। कितने प्रांत हैं, कोई भाई बता सकता है? पूछा गया क्वेश्चन है, अपना पड़ोसी मुल्क है तो पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, 6 प्रांत हैं। कितने? 6 प्रांत हैं। बताए श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? महावेली गंगा, मैंने जस्ट आपको बताया। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन सा है जिसे मोती द्वीप के नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखना, किसको? बहरीन को जानते हैं। किसको? बहरीन को बच्चों क्या कहते हैं? मोती द्वीप के नाम से जानते हैं। जो जापान है इसे पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं। किसका? पूर्व का ब्रिटेन कहते हैं। किसको? जापान को। और जो न्यूजीलैंड है जिसकी राजधानी वेलिंगटन है, इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। उम्मीद है ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। दक्षिण का ब्रिटेन कैसे कहते हैं? न्यूजीलैंड कहते हैं। पूर्व का ब्रिटेन कैसे क्या कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है मित्र। लेकिन मोती द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को कहा जाता है। जो बच्चों मालदीप है, यह सॉरी एशिया महाद्वीप का, मालदीप एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा क्या है बच्चों? देश है। ठीक है, और ये अरब सागर में स्थित है। कहां पर? अरब सागर में। अरब सागर में स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला बताएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है? विश्व का कॉफी का कटोरा कहा जाता है, ये बताइए। किस देश को विश्व का कॉफी का कटोरा कहा जाता है, बाउल कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो सभी लोग जानते हैं वो ब्राजील को कहा जाता है। किसको? ब्राजील को। किसको? ब्राजील को कहा जाता है। और ब्राजील का एक बंदरगाह बच्चों, सेंटोस बंदरगाह। बंदरगाह, इसे कॉफी बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉफी बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉफी बंदरगाह कहते हैं। किसको? सेंटोस बंदरगाह को। और जो साओ पोलो है, साओ पोलो, पोलो है, ये ब्राजील का सबसे बड़ा शहर भी है बच्चों। और इसे क्या कहा जाता है? कॉफी मंडी कहा जाता है। कॉफी मंडी, कॉफी मंडी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हो। आगे चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से किसे एंटार्क्टिक की रानी कहा जाता है?
इनमें से किसे एंट्राटिक की रानी कहा जाता है? वेनिस को, रोम को, फ्लेडर्स को या लिस्बन को? बताएं 77 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो ध्यान रखना, वेनिस को क्या कहते हैं बच्चों? एंट्रियाटिक की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेनिस को एंट्रियाटिक की रानी कहा जाता है, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन, कौन सा, किस देश को नहरों का देश कहा जाता है? किसका? नहरों का देश। अच्छा, नदियों का देश किसे कहा जाता है? नहरा का देश तो चलो ठीक है, पाकिस्तान को कहा जाता है, लेकिन नदियों का देश, नदियों का देश किसको कहते हैं मेरे भाई, बता सकते हैं? बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश को कहते हैं, जो अपना पड़ोसी मुल्क है बच्चों, ठीक है, अपना क्या है, पड़ोसी मुल्क है। अच्छा, झीलों का देश किसे कहते हैं? झीलों का देश तो फिनलैंड को कहते हैं। किसको? फिनलैंड कंट्री है। फिनलैंड को कहा जाता है बच्चों, ठीक है, याद रख सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं मित्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करेंगे। 79 क्वेश्चन। नील नदी सॉरी, नील नदी का पानी किस में गिरता है, यह पूछा गया। नील नदी का जो पानी है वो कहां गिरता है? नील नदी का पानी है वो कहां से गिरता है, कहां गिरता है? क्या तंगानिका झील में, या हिंद महासागर में, भूमध्य सागर में, या विक्टोरिया झील में? तो देखो ध्यान रखना, सबसे पहली बात, जो नील नदी है, कौन सी? नील नदी। नील नदी दो शाखाओं में निकली हुई है। कैसे? दो शाखाओं में। जैसे एक ये निकली हुई है और एक ये निकली हुई है। समझिए बातों को, ठीक है, समझिए चीजों को। हाँ, ये जो नील नदी है बच्चों, आगे जाकर किसी नील नदी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, ये जो आपको ब्लू नील दिखाई दे रही है, ये ब्लू नील है, ब्लू नील। ये कहां से निकली हुई है? तो ध्यान रखना, ये जो टांगा एक झील पड़ती है, टांगा झील, टांगा झील। ब्लू जो नील है बच्चों, ये टांगा झील से निकली हुई है, और ये टांगा झील किस देश में है? तो इथोपिया में है। कहां पर? इथोपिया जो कंट्री है वहां से, वहां पर टांगा झील है। टांगा झील से ब्लू नील नदी निकलती है। और जो व्हाइट जो नील नदी है, व्हाइट नील है, कौन सी? व्हाइट नील, ये वाली व्हाइट नील है बच्चों, ये विक्टोरिया झील से निकलती है। किससे? विक्टोरिया झील से निकलती है। ये दोनों शाखाएं इस तरीके से निकलती है और यहां पर आकर मिल जाती है खार्तूम में। कहां पर? खार्तूम एक स्थान है जो दक्षिणी सूडान की राजधानी है। दक्षिणी सूडान के बच्चों क्या है? राजधानी है खार्तूम। दोनों यहां पर मिल जाती है। जैसे गंगा यमुना हमारी इलाहाबाद में मिलती है ना, इसी तरीके से ब्लू नील और व्हाइट नील दोनों नदियां खार्तूम मिलती हैं। ब्लू नील कहां से निकली है? टांगा झील से निकली है। जबकि व्हाइट झील है वो कहां से निकली है? विक्टोरिया झील से निकली है। और आगे जाकर के यह भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर में जाकर के अपना जल क्या कर देती है बच्चों? गिरा देती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तीसरा सही है। बताइए किसकी समझ में नहीं आया? बताइए किस महोदय की समझ में नहीं आया? आगे चलते हैं। मैंने 100 क्वेश्चन पढ़ाने का वादा किया था, 100 क्वेश्चन करा के जाऊंगा। 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर है? कैसा है? अंतर्देशीय सागर है। बताइए, क्या भूमध्य सागर है, या लाल सागर है, या ओजोल सागर, या कैस्पियन सागर? कैस्पियन सागर बच्चों, कैस्पियन सागर है। यह पूरी तरीके से देशों से घिरा हुआ है, बीच में स्थित है। कितने देश से सीमा रेखा बनाते हैं? तो 5 देश। कौन कौन से आपको बताए थे? कमेंट्स में मुझे दोबारा बताएंगे आप। बताए महावेली गंगा है वो किस किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो मैंने अभी बताया था श्रीलंका की बच्चों। किसकी? श्रीलंका की है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, डॉट 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 शहर यांगतीसी नदी के मुहाने पर स्थित है। ऐसा कौन सा शहर है जो यांगतीसी नदी है बच्चों, इसके मुहाने पर स्थित है? यह पूछा गया है। इसके मुहाने पर स्थित है, यह पूछा गया है। यांगटीसी नदी है बच्चों, ये इसके मुहाने पर कौन सा शहर है? यह पूछा गया है। बताएं, 82वां क्वेश्चन है,
तो बच्चों ध्यान रखना, संगाई शहर है। कौन सा? संगाई शहर, इट इज राइट आंसर। इसके बारे में पूछा गया है। अच्छा, संगाई शहर में कौन से संगठन का हेड क्वार्टर है? आप मुझे कमेंट में बताएं। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। ब्लू नील नदी निम्नलिखित में से किस झील के निकट से निकली हुई है? तो मैंने जस्ट आपको बताया था, ये तारा लिखा हुआ है, ये तारा झील है बच्चों। टंगा झील है, टांगा झील, टांगा झील है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी बताइए मित्र। क्या सैपिक है, मेकांग है, वोल्गा है, या जाम्बेजी है? वोल्गा नदी है बच्चों। कौन सी? वोल्गा नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी लंबी नदी है बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, चीन का दुख किस नदी को कहा जाता है? चीन का दुख, क्योंकि अक्सर उसमें बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। चीन का दुख कौन सी नदी को कहा जाता है? क्या टीम हैंग को, या वारलुम को, या हवांग को, या लेक प्लांग को? तो ध्यान रखना, वांगहो नदी है। कौन सी? वांगहो नदी, वांगहो नदी। इसे पीली नदी भी कहते हैं बच्चों। कैसी? पीली नदी भी कहते हैं, पीली नदी। ठीक है, इसे चीन का दुख कहा जाता है। बताएं, दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री कौन सा है? बॉक्साइट का, दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री कौन सा है? आपको पता है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। क्या बनाया जाता है? एल्यूमिनियम बनाया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम डायरेक्ट नहीं निकलता, वो पहले बॉक्साइट निकाली जाती है, उसके बाद बनाया जाता है। तो ध्यान रखना, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के उत्पादन में पहले स्थान पर है। और ऑक्साइड, जो ऑस्ट्रेलिया में एक वाइपा क्षेत्र है, वाइपा क्षेत्र। कौन सा? वाइपा क्षेत्र है, वो मोस्टली किसके लिए जाना जाता है? ये क्षेत्र मोस्टली देखा जाए तो बॉक्साइट के उत्पादन के लिए, बॉक्साइट के उत्पादन के लिए जाना जाता है वाइपा क्षेत्र। और ये वाइपा क्षेत्र बच्चों कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। आप लोग याद रखोगे। ठीक है, एक बात और याद रखना, जो गोल्ड होता है, सोना होता है, सोने के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है। बच्चों थोड़ा सा पानी पी लूं मैं, बस 1 सेकंड लगेगी। कसम से पानी बहुत गर्म हो गया है। हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया है, गोल्ड के उत्पादन में, सोने के उत्पादन में, धातु के उत्पादन में सेकंड नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के दो खाने बच्चों जो आपके एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, एक होती है कालगुरली, कालगुरली खान है, कालगुरली है, गुरडी नहीं है। एक कलगुरली है, गुरडी खान। ये दोनों जो खाने हैं बच्चों, ये सोने के लिए जानी जाती है, सोने धातु के लिए। किसके लिए? सोने धातु के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? कौन सा होता है? बताइए। क्या बिटूबियस है, एंथ्रोसाइड है, पीट है, या लिग्नाइट है? बताने का प्रयास करें। तो ध्यान रखना, जो लिग्नाइट कोयला है, इसे हम लोग कैसा कोयला कहते हैं? भूरा कोयला कहते हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, लिग्नाइट को कैसा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला कहते हैं। और जो पीट कोयला होता है बच्चों, सबसे निम्न श्रेणी का होता है। निम्न श्रेणी का पूछा जाए, सबसे निम्न श्रेणी का कौन सा कोयला होता है? तो पीट कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला बच्चों, ये भूरा कोयला होता है। और ये मोस्टली अगर देखा जाए भारत के संदर्भ में, तो याद रखना, ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, 2 राज्यों में पाया जाता है। एंथ्रोसाइट कोयला होता है बच्चों, ये सबसे कठोर कोयला होता है, और उच्च श्रेणी का कोयला होता है, उच्च श्रेणी का, सबसे अच्छा जलता है। इससे जलाने से बिल्कुल भी कार्बन उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, बिटूबियस के बारे में बात की जाए तो बिटूबियस कोयला बच्चों ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक यही पाया जाता है। कौन सा? बिटूबियस प्रकार का। एंथ्रोसाइट नहीं भारत में ज्यादा पाया जाता। ठीक है, बट इस क्वेश्चन का फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलिए,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह खनिज है, बताएं इनमें से कौन सा एक लोह खनिज है। देखो जस्ता है, तांबा और ये तो बच्चों अधातु हैं। मैग्नीज सही है इस क्वेश्चन का। कैसा? मैग्नीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अधिक मात्रा में स्वर्ण के भंडार पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, याद रखना। ऐसा कौन सा रेगिस्तान है जहां पर स्वर्ण के भंडार पाए जाते हैं? किसके मित्र? स्वर्ण के भंडार पाए जाते हैं, बताएं मित्र। ऑप्शन आपके सामने, अरब सागर, अरब का रेगिस्तान, थार का रेगिस्तान, मंगोलिया का रेगिस्तान, अटाकामा मरुस्थल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर बच्चों कौन सा है, बताइए। अटाकामा जो मरुस्थल है, यहां पर स्वर्ण के भंडार पाए जाते हैं। और आपको यह पता होना चाहिए कहां पर है। तो सबसे पहली बात यह दक्षिणी अमेरिका में। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका में। पूछा जाए किस देश में है, तो पेरू प्लस चिली, इन दोनों देशों में। पेरू और चिली, इन दोनों देशों में आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यह पूछा गया है, यह पूछा गया है। और एक बात और है, यहां पर सल्फेट और नाइट्रेट, इससे जो जो आपका अटाकामा मरुस्थल है, इसमें सल्फेट और नाइट्रेट इसके भी भंडार पाए जाते हैं बच्चों। किसके? इसके भी भंडार पाए जाते हैं, आप लोग याद रखना। ठीक है, और ये अटाकामा मरुस्थल कहां पर है? पेरू और चिली में है। एक बात और याद रखेंगे यहां पर अलग से, ये विश्व का सबसे ऐसा मरुस्थल है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। यहां पर सबसे कम वर्षा होती है पूरे दुनिया में। अगर देखा जाए तो सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? अटाकामा मरुस्थल में होती है। और यह सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। कौन सा? शुष्कतम मरुस्थल है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकाम योमा मरुस्थल है। सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? बताइए। अटाकामा मरुस्थल में होती है। कहां पर है? पेरू, चिली, दक्षिण अमेरिका में। सल्फेट के भी यहां पर और नाइट्रेट के, इनके भी कुछ पाए जाते हैं। और यहां पर स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है। आगे चलिए, 90वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। देखो योकोहामा ये जापान में, प्रशांत महासागर में है। संगाई चीन में, प्रशांत महासागर में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर में। लेकिन रियो डी जेनेरियो ये कहां पर है? ब्राजील में। और ये कहां पर है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में मेरे भाई। कहां पर है ये? अटलांटिक महासागर में, रियो डी जेनेरियो। और ये ब्राजील का एक शहर है बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन 91वां, निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? सभी लोग जानते होंगे, तो जो चर्चा में रहा जब हमारा भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शिकार था, अंग्रेजों का भारत पर अधिकार था, तो इस बंदरगाह का बहुत बड़ा नाम था, चटगांव बंदरगाह। कौन सा? चटगांव बंदरगाह, जो आज वर्तमान समय में कहां पर है? तो बांग्लादेश में। अगला बताएं, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा जल निकाय एक पाक जलमंडल के सबसे निकट है? सबसे निकट है। पहले आपको यह पता होना चाहिए, जो पाक जल संधि है या पाक जलमंडल है, ये कहां पर स्थित है। तो ध्यान दीजिए, ये अपना प्यारा भारत है बच्चों, इस तरीके से। और इसके साथ में यहां पर श्रीलंका, यहां पर ये क्या है? श्रीलंका। और यहां पर आप पाएंगे ये पाक जल संधि है। कौन सी? पाक जल संधि है। इसको पाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर छोटी छोटी एकदम सफेद व्हाइट मछलियां पाई जाती है। उन्हीं को देखते हुए से पाक जल संधि इसका नाम रखा गया है। और यहीं पर बच्चों क्या है? मन्नार की खाड़ी। यहां पर बच्चों क्या है? मन्नार की खाड़ी। यहां पर मन्नार की खाड़ी है, पाक जल संधि के पास में मन्नार की खाड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलिए, जिब्राल्टर जल संधि किन को जोड़ती है? जिब्राल्टर जल संधि बच्चों ये किस किस को जोड़ती है? पहली बात ध्यान रखिए, जो जिब्राल्टर जल संधि है, इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार कहते हैं। याद रखना किसको? जिब्राल्टर जल संधि को। ठीक है, ये जो जल संधि है, यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको?
भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को बच्चों क्या करती है, ये जोड़ती है, आप लोग याद रखेंगे, जिसे हम भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एस्किमो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो एस्किमो है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये पूछा गया है। कंप्यूटर वाह महाराज, थोड़ा सा और टाइम दीजिए। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखना, ये मोस्टली ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है, मतलब ये एस्किमो जो पाए जाते हैं वह ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, इनके जो घर होते हैं उन्हें इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। और ये सील नामक एक भेड़ पालते हैं। क्या पालते हैं? भेड़। उसे क्या कहते हैं? सील कहते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोई मेरा शेर बताइए, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? गैसों का, खनिजों का, चट्टानों का, धातुओं का। 95 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, जो पेट्रोलॉजी है इसके अंदर चट्टानों का अध्ययन करते हैं बच्चों। किसका? रॉक्स का स्टडी किया जाता है, चट्टानों का अध्ययन किया जाता है पेट्रोलॉजी बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना साल नामक महीन साल किन बकरियों के अधोलोम से प्राप्त होती है? मतलब जो पश्मीना साल होती है बच्चों, ये बहुत महंगी होती है और ये मोस्टली जम्मू कश्मीर में जो बकरियां होती है, बकरियां उनके बालों से बनाई जाती है और बहुत ही कॉस्टली होती है। बताते हैं 5 स्वेटर के बराबर एक शॉल कार्य करती है ये पश्मीना शॉल। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है? मतलब ऐसा कौन सा देश है जहां पर एक भी बंदरगाह नहीं है? टर्की है बच्चों, टर्की की राजधानी अंकारा है। इसे यूरोप का बीमार देश कहते हैं, यूरोप का बीमार देश कहते हैं। और लेकिन ना, जब पाकिस्तान और भारत से युद्ध होता है तो यही पाकिस्तान का साथ देता है, इतना कमीना कंट्री है ये। जो मंगोलिया मित्र, कौन सा? मंगोलिया, ये लैंडलॉर्ड कंट्री है, स्थल अवरुद्ध देश है। कैसा है? स्थल अवरुद्ध देश है मित्र, याद रखना। कौन सा? मंगोलिया। कोई मेरा दोस्त बताइए मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, उलान बटोर है। क्या है? उलान बटोर इसकी राजधानी है। तीसरा ऑप्शन सही है, यहां पर एक ही बंदरगाह नहीं है क्योंकि स्थल अवरुद्ध देश है बच्चों ये, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम नेविगेशन चैनल को क्या कहा जाता है? भाई कृत्रिम नेविगेशन होते हैं, नेविगेशन मतलब उन्हें नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेविगेशन को क्या कहा जाता है बच्चों? ध्यान रखना, नहर कहा जाता है, ठीक है। आगे चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय क्षेत्र की आबादी किन कारणों से विरल होती है? जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, जैसे पृथ्वी है अपनी, इसका ये ध्रुव है और ये ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है, पोल है, ये नॉर्थ पोल है। यहां पर जनसंख्या क्यों कम पाई जाती है? तो ध्यान रखना, अनुपयुक्त जलवायु के कारण, ठंड बहुत पड़ती है इसलिए, ठंड बहुत पड़ती है इसलिए। लास्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। लास्ट क्वेश्चन, दोआब का क्या मतलब होता है? दोआब जैसे गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है, इसे क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। तो दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। एक बात और याद रखिए, अगर आप अभी तक जुड़े हैं तो आपके लिए थैंक यू मेरे भाई। कैसे? थैंक यू आप लोगों के लिए मेरे भाई। सेशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ये मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी लेकर के आया हूं। सेकंड जो पार्ट आएगा वो इंडियन ज्योग्राफी का आएगा। आप बेहतर तरीके से सेकंड पार्ट है वो ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी का। गुजारिश यही जरूर आप लोगों से यही कहूंगा कि सेशन को सब्सक्राइब कर लेना। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।